आज का पहला आर्टिकल लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से रिलेटेड है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक उनके ऊपर ये अवार्ड का नाम रखा गया है। लोकमान्य उनकी एक उपाधि थी जो उन्हें नेशनल स्ट्रगल के टाइम पर दी गई थी। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये इंस्टीट्यूटेड किया गया है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। और ये मेमोरी में दिया जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, और इसको उनकी डेथ एनिवर्सरी पे दिया जाता है। इस बार ये अवार्ड प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है और चीफ गेस्ट इसमें शरद पवार है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है ये किसके द्वारा दिया जाता है और कब दिया जाता है, ये दो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगला आर्टिकल सेमीकंडक्टर के बारे में। इंडिया विल बिकम अ सेमीकंडक्टर हब। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव और बहुत सारे टारगेट बनाए हुए हैं ताकि सेमीकंडक्टर यूनिट इंडिया में स्टेबलाइज हो सकें, क्योंकि सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप किसी भी चिप में सेमीकंडक्टर देख सकते हैं, गाड़ी की जो डिवाइस होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें आप सेमीकंडक्टर देख सकते हैं। सोलर पैनल में बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर का यूज़ है, उसमें आपको देख सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आज हम ये जान लेते हैं। मेंस के लिए अलग से इसको डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को तय करता है। क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी बिटवीन होती है कंडक्टर के और इंसुलेटर के। आप एक बात जान लीजिए, इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, डोपिंग, इम्प्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज में डोपिंग कहते हैं। तो इम्प्योरिटी इसीलिए मिलाई जाती है कि ये हाईली कंडक्टिव ना हो जाए, क्योंकि हाईली कंडक्टिव होने से क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट जो है लॉस हो सकते हैं। तो सेमी कंडक्टर उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो मिडिल में होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है जिसे डोपिंग कहते हैं, वो उसकी वजह से ये कंडक्टर सेमीकंडक्टर में तब्दील होता है। अब इसमें एक ख़ास बात यह है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है वैसे वैसे इसकी रेजिस्टिविटी गिरती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज है। रेजिस्टिविटी को हम ओम में नापते हैं, छोटे एग्जाम में पूछता है ये। तो ये ओम में नापते हैं। ओम क्या होता है, जैसे मान लो इंसुलेटर है, प्लास्टिक में आप करंट भेजेंगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। आप किसी मेटल में भेजेंगे उसमें तुरंत चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी लो है। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है, और उसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसीलिए किया जाता है ताकि हम एक एग्जैक्ट करंट वोल्टेज उसमें बहा सकें। ये सेमीकंडक्टर का यूज़ है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। वही आर्टिकल है जो नेशनल सेंटर ने ऑर्डिनेंस लाया है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के खिलाफ। जो हमारे मतलब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, उनकी ट्रांसफ़र ऑर्डर और उनकी सर्विस कंडीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफ़र और अदर चीज़ें हैं स्टेट गवर्नमेंट कर सकती। उसके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाई। उस ऑर्डिनेंस में कहा गया जो उसके ट्रांसफ़र और अदर कंडीशन है वो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी देखेगी, जिसमें केजरीवाल को रखा गया, मतलब आप पार्टी के, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को रखा गया। मगर इसमें बैलेंस नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वगैरह वो ज़्यादा हैं, तो इससे सेंटर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और वोट सेंटर के पक्ष में जाएगा। तो इसलिए इस ऑर्डिनेंस का बहुत ज़्यादा अपोज हो रहा है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि ऑर्डिनेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 121, और ये परमिशन देता है प्रेसिडेंट को, जब कोई दोनों हाउस ना चलते हों और एक हाउस ना चलता हो, उस केस में हम ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि केवल एक हाउस
सिंगल हाउस और नीदर हाउस। मतलब साफ साफ यहाँ आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। मान लीजिए लोकसभा रनिंग है, राज्यसभा रनिंग नहीं है, तो इसमें ऑर्डिनेंस इशू हो जाएगा। और राज्यसभा रनिंग है और मान लिए लोकसभा नहीं रनिंग है, रिसेस पीरियड चल रहा है, सेशन नहीं है, तो ऑर्डिनेंस इशू हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है आर्टिकल 123 में। ऑर्डिनेंस इनकॉर्पोरेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फर्स्ट टाइम। उसके इनकॉर्पोरेट करने से जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविज़न हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिए हैं, उसी प्रोविज़न को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस का प्रोविज़न भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डिनेंस का आज़ादी से पहले कहाँ पर जिक्र है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में है और कौन से एक्ट में आज़ादी से पहले सबसे टाइम आया था। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जुडिशियल रिव्यू, मतलब क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप एक चीज़ देखिए, जब 38th अमेंडमेंट एक्ट आया तो 38th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन सर्वोपरि था और वो फाइनल था, उसको आप अपील नहीं कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन वो कोर्ट में। अब क्या हुआ, इसके बाद जनता गवर्नमेंट आई। जनता गवर्नमेंट ने क्या किया, 44th अमेंडमेंट लाया और प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को सब्जेक्ट कर दिया जुडिशियल रिव्यू के लिए। मतलब कि आप जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं उसमें मेलाफाइट तो नहीं है, आपकी फेथ तो नहीं इन्वॉल्व है, करप्ट मोटिव तो नहीं है। ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया जा रहा मगर उसके करप्ट मोटिव को चैलेंज किया जा रहा है। आपकी बैड फेथ तो नहीं है, मेलाइज इंटेंट तो नहीं है। तो ये सब बातें 44th अमेंडमेंट में आई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी, कि ऑर्डिनेंस कौन से एक्ट से कंपलसरी कर दिया गया, आप अपील नहीं कर सकते। उसके बाद कौन से अमेंडमेंट से ऑर्डिनेंस को जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड हुआ। अब आप इसमें 2-3 केस देख लीजिए। कूपर केस है, कूपर केस 1970 में है। आपको ये डेट याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये डेट याद नहीं रखते हैं तो पूछ लेता है केसेस की क्रोनोलॉजी कि कौन सा केस पहले आया था। जैसे तुम्हारा ये केस है पुत्तुस्वामी केस, 2021 का केस है शायद। तो पुत्तुस्वामी केस और कूपर केस और बोमाई केस, इनकी आपको क्रोनोलॉजी पढ़ना पड़ेगी। एक वीडियो में हम इसको केसेस को डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा केस कब आया था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो कूपर केस और एसआर बोमाई केस दोनों में रिलीवेंट मटेरियल पे बात की गई कि आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। यही बात, जुडिशियल रिव्यू आपने किस इंटेंशन से किया इसका होगा, ना कि ऑर्डिनेंस का होगा। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस के विषय में हमने इतनी चीज़ें जानी। अब दूसरी चीज़ डिफरेंस देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर कैसे ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, अब गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 213 में दी गई है, जबकि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 में दी गई है। अब इसमें भी वही बात की गई है कि दोनों हाउस ना हो सेशन में या एक हाउस सेशन में ना हो तब हम ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। यहाँ पर भी सेंटर में भी बोथ हाउस सेशन में ना हो या ईदर हाउस सेशन में ना हो तो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। इसमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है केवल 6 स्टेट में है। आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैप ढूंढेंगे गूगल पर तो आपको पता चलेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल 6 स्टेट में है। जैसे महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, यूपी में है, बिहार में है। तो ये स्टेट में केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो मैक्सिमम स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उस स्टेट में 1 ही हाउस है। तो जो 1 हाउस अगर सेशन में नहीं होगा तो ऑर्डिनेंस आ सकता है। ठीक है, और तुम्हें पता है सेंटर में तो राज्यसभा है जो कभी भी रिसेस नहीं होती है, तो उसका पीरियड तो आना ही आना है। मगर ये है कि कुछ समय के लिए सेशन नहीं होता तो उस रिसेस पीरियड में हम ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। यही बात यहाँ बताई गई है। अब दूसरी बात दीजिए, सेटिस्फाई द सर्कमस्टांसेस, मतलब जो गवर्नर जब ऑर्डिनेंस ला रहा है तभी ला सकता है, ओनली जब वो सर्कमस्टांसेस से सेटिस्फाई हो, ऑर्डिनेंस की नीड हो। जैसे मान लो मणिपुर क्राइसिस चल रहा है तो ऑर्डिनेंस ला दिया जाए कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा,
तो सेटिस्फाई करता है नीड को, लोगों को भी आम नेचुरल लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो सेटिस्फाई दिस दैट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब ऑर्डिनेंस की जो सिमिलरिटी होती है वो लेजिस्लेटिव पावर की तरह होती है। मतलब आप जब ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर बना है या जो लॉ बना है उसकी पावर ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। ऑर्डिनेंस की पावर जो होती है सेम होती है जब तक वो चलता है। इसीलिए ऑर्डिनेंस का जो पीरियड होता है वो 6 मंथ 6 वीक होता है। ये क्यों होता है? अब मान लीजिए रिसेस चल रहा है तो 6 मंथ रिसेस के टाइम पे ऑर्डिनेंस है। अब हमारी पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो गया तो 6 वीक तक अगर उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपने जो ऑर्डिनेंस किया है उसको लॉ में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब आपकी असेंबली या फिर पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब विड्रॉल एनी टाइम किया जा सकता है। ये चीज़ें आपको बहुत इजी लगती होंगी, मगर जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत टफ हो जाएगा। वो यहाँ पर ये नहीं कहेगा कि विड्रॉवल एनी टाइम, ये कुछ वर्ड ही नहीं देगा सीधा, वो कहेगा विड्रॉवल केवल जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में होगी तभी किया जा सकता है। आप कन्फ्यूज आ जाओगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डिनेंस को कभी भी विड्रॉल किया जा सकता है, ठीक है। यही बात इधर बताई गई है सेंटर में। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डिनेंस से अमेंड नहीं किया जा सकता। ये दोनों सेंटर के लिए भी है और इसके लिए भी है। अब अगला आर्टिकल जो है सावित्रीबाई फूले के बारे में है। सावित्रीबाई फूले जी जो हैं वो हमारे फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं और उन्होंने हमारे एजुकेशन सेक्टर में बहुत सुधार किया है। दलित की जो अवस्था है उसमें बहुत सारे सुधार किए हैं। तो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में कुछ कमेंट किए गए उनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड कुछ लोगों के द्वारा, तो फडणवीस जी ने उसका अपोज़ किया, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया था। तो हम सावित्रीबाई फूले के बेसिक्स जान लेते हैं। क्या हुआ? इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था, ठीक है। 1831 को हुआ था। ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक नौगांव विलेज है, नया गांव करके, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके जो शादी है बहुत अर्ली एज में हो गई, जो ज्योतिबाई फूले के टाइम, ज्योतिबाई फूले से हुई, जिन्होंने एजुकेट किया उनको शादी के बाद। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ज्योतिबाई फूले जो हैं वो ट्रुथ सीकर सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में, विडो के सेक्शन में, इन्फेंटिसाइड सेक्टर में बहुत सारे सुधार किए हैं। उसी से इन्फ्लुएंस होकर सावित्रीबाई फूले ने भी बहुत सारे गर्ल्स के लिए स्कूल खोले। तो ये जो आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल जो है उनके द्वारा खोला गया था। आपको स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगह आएगा कि इन्होंने पहला स्कूल खोला, इन्होंने विडो के लिए पहला स्कूल खोला, ऐसे करके आएगा जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, मगर इन्होंने गर्ल्स के लिए पहला स्कूल खोला। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ऐसे आ जाएगा कि विडो के लिए उन्होंने पहला स्कूल खोला, गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने गर्ल्स के लिए पहला स्कूल खोला था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने इनकी क्या कहते हैं, शूद्रास की, दलित की, इनकी कंडीशन को बहुत सुधार किया, गर्ल्स की एजुकेशन में बहुत सुधार किया, तो इसलिए इनका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता। सोशल रिफॉर्मर, अब क्या है, सोशल रिफॉर्मर सावित्रीबाई फूले ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया था ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर, क्योंकि क्या होता था, इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता था विमेन के प्रेगनेंसी का, तो इसलिए प्रेग्नेंट विडोज़ को डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, इसलिए इन्होंने होम बनाया था, होम फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया, इरेडिकेशन चाइल्ड मैरिज को इरेडिकेशन के लिए सपोर्ट किया। बहुत सारी सती का, दौड़ी का, बहुत इनके सुधार जितने कहे जाएं बहुत कम है, ठीक है। अब 1873 है, ये डेट आप रट लीजिए। 1873 को ज्योतिराव फूले ने सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज, ट्रुथ सीकर सोसाइटी को स्टेबलाइज किया, ठीक है। और उसका एक्सटेंशन जो था सत्य शोधक मैरिज था। मतलब ब्राह्मणिकल रिचुअल को इग्नोर करने के लिए, ब्राह्मिकल रिचुअल को रिजेक्ट करने के लिए इन्होंने सत्य शोधक मैरिज बनाया था।
ये सत्य शोधक समाज का एक्सटेंशन था। ठीक है। सावित्रीबाई फूले ने रिलीफ महाराष्ट्र में जब ब्यूबोनिक प्लेग आ गया 1897 में, तब इन्होंने फेमाइन के लिए बहुत काम किया। लिटरेरी वर्क याद होना चाहिए, ये लिटरेरी वर्क आते हैं। जैसे फर्स्ट कलेक्शन पोएम क्या है, काव्य फूले पोइट्री ऑफ ब्लॉसम। ठीक है। दूसरा क्या है, द ओशियन ऑफ प्योर जेम, बवन काशी, सुबोध रत्नाकर। ये सब इनकी चीज़ें बुक्स जो है हमें याद होना चाहिए हर हाल में। तो यहाँ पर हमने देखा सावित्रीबाई फूले का जन्म कब हुआ, उन्होंने सोशल रिफॉर्म के रूप में क्या काम किया। पहला स्कूल गर्ल्स के लिए इन्होंने ही बनाया था 1948 में। हमने सत्य शोधक समाज, ट्रुथ सीकर सोसाइटी की स्टेबलाइजेशन देखा कब हुई, क्या इसका यूज़ था, कास्ट, रिलीजियस और क्लास हायरार्की को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। ये चीज़ें हमने सावित्रीबाई फूले के आर्टिकल में जाना। ऑर्डिनेंस के बारे में जाना, ऑर्डिनेंस की गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है जब ऑर्डिनेंस लाते हैं, स्टेट में कैसे ऑर्डिनेंस लाया जाता है, कौन सा आर्टिकल होता है। ये सब चीज़ें जो हैं डे टू डे आएंगी आपके न्यूज़पेपर में, आपको ये कवर करना ही करना है।